लेनी है। बेहतर अभ्यास के लिए 20 बाय 20 सेंटीमीटर ये सही साइज है। ये तो बड़ा या छोटा साइज भी ले सकते हैं। जनरल साइज के लिए हम 20 बाय 20 सेंटीमीटर ले रहे हैं, जो कि कपड़े का बहुत बड़ा या बहुत छोटा साइज नहीं है। तो 20 बाय 20 सेंटीमीटर का ये मेरा कपड़ा और 2 लेयर्स है। अब आपको 2.5 सेंटीमीटर की मार्किंग लेनी है। तो हर स्टिच लाइन के बीच ये गैप है जो 2.5 है। आप ज्यादा या कम भी ले सकते हैं, ये सिर्फ अभ्यास के लिए ही है। मार्किंग अनुसार लाइन निकालें। लाइनों को कलर पेंसिलों या अन्य किसी चीज से निकालें, लेकिन वह हल्की होनी चाहिए ताकि आपके स्टिच दिख सके। और प्रैक्टिस के लिए हम हमेशा आपको कॉन्ट्रास्ट कलर के धागे इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं, ताकि आप कहाँ और कैसे स्टिचिंग कर रहे हैं ये आपको समझे। शुरुआत और आखिर में आपको स्टिच लाइन लॉक करनी है, तो आपको लाइनों का अनुसरण ठीक से करना होगा। ड्रॉ की हुई लाइनों के अनुसार सीधी लाइन मिलने तक आपको इस स्टिचिंग का अभ्यास करना है। अगर आप लाइन पर स्टिच करने में सक्षम नहीं होते, तो इसका अर्थ है कि आपको ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता है। पहली बार में शायद आप वह ना कर पाए, लेकिन अगर आप 1 या 2 बार अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित तौर पर उसे कर पाएंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, आपको हमेशा धीमे बेसिस पर सेविंग का अभ्यास करना है। अगर आप मशीन की गति नियंत्रित करते हैं, तो आप लाइनों पर अच्छे से स्टिच करने में सक्षम होंगे। वह शायद सीधी, कर्व, गोल या जिगजैग भी हो सकती है। ये केवल आप मशीन की गति कैसे नियंत्रित करते हैं उस पर निर्भर होता है, और इस तरह आप सभी लाइनों को स्टिच कर सकते हैं जब तक कि आप मशीन पर पूरी तरह से अभ्यस्त ना हो जाए। तो यहाँ हमने नमूने का तय, साइज और स्ट्रेट सेविंग की कुछ लाइनें ली है। अगर आप ज्यादा अभ्यास करना चाहते हैं, तो आप कपड़े का एक और टुकड़ा लेकर इसी प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं, जब तक कि आप स्टिचिंग से संतुष्ट ना हो। तो ऐसे हमने सीधी लाइनों का काम पूरा किया है। अब जिगजैग लाइनों को देखते हैं। हम उन्हीं नमूनों को ले रहे हैं। जैसे कि हमने सीधी लाइनों के लिए 20 बाय 20 सेंटीमीटर लिया था, लेकिन मेरी मार्किंग 4 सेंटीमीटर पर है। लाइनों को ड्रॉ करें, क्योंकि ये जिगजैग लाइनें होने के कारण थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ताकि आप मशीन को आसानी से नियंत्रित कर सके। कपड़े की दूसरी ओर आपको 5 सेंटीमीटर पर मार्क करना होगा, जो कि आपकी जिगजैग लाइनों की मार्किंग है। हर लाइन पर आपको इसी तरीके से मार्क करना होगा। ये जनरल साइज है जो सीखने समय बेहतर होते हैं। लेकिन अगर आप मार्किंग में जोड़-तोड़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आप जिगजैग लाइनों को सही तरीके से सीखने में सक्षम होने चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर आप जिगजैग मार्किंग ले सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, वह दूसरी लाइन के बिंदुओं के बीच है, इसलिए आपको सटीक वी साइज की मार्किंग मिलेगी। ये आपके नमूने की अंतिम मार्किंग है। आपको जिगजैग के एक सिरे से शुरुआत करनी है और स्टिच लाइन के शुरुआत और अंत में स्टिच को लॉक करना अनिवार्य है। जब भी किनारे की बात हो तो हमेशा कहाँ रुकना है इसका ख्याल रखें। आपको बिल्कुल उसी बिंदु पर रुकना होगा जो मार्क किया हुआ है। अपने कपड़े को पलटें। हर अप और डाउन पॉइंट पर आपकी स्टिच लाइन के लिए स्टॉप एज होनी चाहिए।
और स्टिच लाइन के अंतिम हिस्से के लिए लॉकिंग होनी चाहिए। सभी लाइनों के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराएं जब तक कि आपको जिगजैग लाइन में प्रवीणता ना मिल जाए। पहली बार में ही सब कुछ सीख लेना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे तरीके से और सटीकता से सीखेंगे। ये जिगजैग लाइनों का नमूना है और जब तक आपको जिगजैग लाइनों में प्रवीणता नहीं मिलती तब तक आपको अपनी मार्किंग के अनुसार अभ्यास करना है। आगे है हमारी कर्व लाइनें। हम 5 सेंटीमीटर की मार्किंग ले रहे हैं। सभी लाइनों को ड्रॉ करें। कर्व लाइनों को मुख्य रूप से नेक लाइनें, आर्म होल स्टिचिंग, स्लीव जोड़ आदि में पसंद किया जाता है। इसलिए कर्व के लिए स्टिचिंग के समय आपको कपड़े को संभालते आना चाहिए। लाइनों के बीच में आप कर्व की फ्री हैंड मार्किंग ले सकते हैं। वह दोहराए हुए कर्व हो सकते हैं, वह इस तरह ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक सिरे से लॉकिंग के साथ अपनी स्टिचिंग शुरू करें। आपको मशीन बहुत धीरे से चलानी है। और कपड़े को घुमाएं जब मशीन चल रही हो। ये बहुत ही धीमे करना है ताकि आप कपड़े को आसानी से घुमा सके। मशीन पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि आप मशीन की गति धीमी करें। तो ये केवल मशीन को नियंत्रित करना है और कपड़े को आवश्यकता के अनुसार संभालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कपड़े की स्टिचिंग और टर्निंग एक साथ हो रहा है। और ये कर्व लाइनें हैं। तो अगला नमूना, हम कपड़ा ले रहे हैं। कपड़े की सेंटर मार्किंग पाने के लिए हम कपड़े को स्क्वायर पीस में फोल्ड करेंगे। तो अगर आपने कपड़े को लंबाई और चौड़ाई के अनुसार फोल्ड किया होगा तो आपको सेंटर पॉइंट मिलेगा। वहां से आप सर्कल की मार्किंग कर सकते हैं। आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्री हैंड ड्राइंग भी ठीक रहेगी। तो सर्कल आपकी कर्व लाइनों से ज्यादा जटिल है, तो अगर आप कर सके तो सर्कलों को स्टिच करें। आप गारमेंट पर किसी भी मुश्किल पैटर्न को स्टिच करने में सक्षम होंगे। आप उसे कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं या फ्री हैंड से भी। एक बिंदु से स्टिच लाइन शुरू करें, उसी बिंदु पर लौटें और लॉक करें। क्योंकि वह उसी बिंदु पर दोबारा आ रहा है, इसलिए आपको स्टिच लॉक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉक करते भी हैं तो ठीक है, अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वह लाइन वापस उसी बिंदु पर आने वाली है। और उसे बहुत ही धीमे से करना है। आप वीडियो में जैसे देख रहे हैं वैसे ही आपको कपड़े को सतर्कता से संभालना है और सभी सर्कलों के लिए उसी प्रक्रिया को दोहराना है। हमेशा सबसे बड़े सर्कल से शुरू करके सबसे छोटी सर्कल पर आए ताकि आपको सर्कलों की स्टिचिंग करने में आसानी हो। तो आप सर्कल के किसी भी एक बिंदु से शुरू करके
उसी बिंदु पर अपनी स्टिच लाइन समाप्त कर सकते हैं। तो ये नमूने का अंतिम सर्कल है जिस पर काम पूरा हुआ है। इस तरह से हमने सभी बेसिक स्टिच लाइनें सीखी है। स्ट्रेट, जिगजैग लाइंस, कर्व और सर्कल। तो चलिए अब सीम से शुरुआत करते हैं। सीम और कुछ नहीं बल्कि एक स्टिच लाइन है जो कि कपड़े की 2 लेयर्स को जोड़ती है। इसे 2 भागों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, प्लेन सीम और फैशनेबल सीम। कपड़े की लेयर्स को जोड़ने के लिए प्लेन सीम ये स्टिचिंग का सबसे आसान रूप है। इसमें हम स्ट्रेट सीम, कॉर्नर्ड सीम और कर्व सीम की स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए प्लेन सीम के पहले नमूने से शुरुआत करते हैं। हम फिर से 20 बाय 20 सेंटीमीटर का नमूना ले रहे हैं। अभ्यास के उद्देश्य से सीम लाइन मार्किंग के लिए एक किनारे से 2.5 सेंटीमीटर मार्क करें। उसी मार्किंग के एक लाइन बनाइए और आपको सीम लाइन के एक सिरे से स्टिच करना है। और जब भी आप अभ्यास करेंगे तब आपको स्टिच लाइन के आरंभ और अंत में हर सीम के लिए लॉकिंग करनी होगी। ये बहुत ही बेसिक स्टिच है जिसे हम गारमेंट में कपड़े की 2 लेयर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कपड़े के हिस्से हो सकते हैं या किसी हिस्से की लेयर्स भी हो सकती है। और ये आपके गारमेंट की सीधी साइड है। दूसरी सीम, कपड़े की 2 साइड पर सैंपल के साइज का मार्क 2.5 सेंटीमीटर ले, जिससे कि आपकी स्टिच लाइन के लिए एल शेप बनेगा। ये सीम आपके बेसिक अभ्यास की फिनिशिंग पर निर्भर होगी। इसलिए अगर आपने जिगजैग लाइनों पर अच्छी तरह से अभ्यास किया होगा तो आप इन कॉर्नर्ड सीम को स्टिच करने में सक्षम होंगे। हमें ये कॉर्नर्ड सीम गारमेंट की हेम लाइन पर या नेक लाइन आदि पर मिल सकती है। एक सिरे से शुरू करें। जोड़ने के बिंदु पर रुके, आपके कपड़े को घुमाएं और आपके मार्किंग के दूसरे सिरे तक उसी स्टिच लाइन को जारी रखें। ये कॉर्नर्ड सीम है। अब कर्व सीम के लिए वही मार्किंग करें जैसे हमने कॉर्नर सीम के लिए एल शेप की मार्किंग की थी। आपके 2 सीधे लाइनों के छेदन बिंदु पर आपको कर्व शेप बनाना होगा। ये कर्व के प्रॉपर प्रोपोर्शन के लिए है। आपको हमेशा ज्योमेट्रिकल लाइनों को मार्क करना है और फिर कर्व ड्रॉ करने हैं। कर्व लाइन पर वही प्लेन सीम स्टिच करें। ये आपकी कर्व सीम है, जिसे मुख्य रूप से मशीन की सीमों में नेक लाइनों और हमें लाइनों आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी अगली श्रेणी है फैशनेबल सीम, फ्रेंच सीम, फ्लैट और फेल्ट, मॉक फ्रेंच सीम और लैप्ड सीम। ये आम सीम है। हमें कपड़े की 2 लेयर्स लेनी है। हमेशा कपड़े की सीधी साइड पर 0.5 सेंटीमीटर पर स्ट्रेट लाइन रखें। अगर वह प्लेन कपड़ा होगा तो आप पहचान नहीं सकेंगे, लेकिन अगर वह प्रिंटेड या टेक्सचर्ड कपड़ा होगा तो आपको कपड़े की सीधी और उल्टी साइड देख सकते हैं।
फ्रेंच सीम ज्यादातर पतले कपड़ों के लिए इस्तेमाल होती है, जहां हमें कपड़ों को ओवरलॉक करने की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंच सीम को आर्म होल स्टिचिंग या गारमेंट की स्लीव जोड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मुख्य रूप से साइड सीम के लिए उपयुक्त हो सकती है। लेयर्स को खोलें, उसे दूसरी साइड की ओर घुमाएं, जो कि अब उल्टी साइड है। अब किनारे से आपको 1 सेंटीमीटर पर स्टिच देनी होगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर पर स्टिच करते हैं तो आपकी पिछली स्टिच उस स्टिच के भीतर बंद हो जाएगी और वह आपके गारमेंट में रॉ एजेस नहीं दिखाएगा और खुले किनारों का उधेड़ना भी नहीं होगा। अगर आप नमूना खोलते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपके कपड़े की सीधी साइड है और ये आपके गारमेंट की भीतरी साइड है। दूसरा नमूना फ्लैट और फेल्ट है। किसी भी एक किनारे से 2.5 सेंटीमीटर पर मार्किंग ले। इस बार इसे कपड़े की उल्टी साइड पर करना है। लॉकिंग की मदद से स्ट्रेट स्टिच दें। इस 2.5 सेंटीमीटर में एक परत को आधे में छांटना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सिर्फ एक परत को आधे में छांटना है। खुले किनारों को बंद करने के लिए छाटे हुए पीस पर आपको दूसरे पीस को लगाना है। अब आप देख सकते हैं, कपड़े के छाटे हुए पीस पर उसे लगाएं और फिर से उसे कपड़े की दूसरी परत पर लगाएं और कपड़े के किनारे पर स्टिच करें। इस तरह की सिम हमें आमतौर पर डेनिम्स में या किसी भी 2 साइड वाले कपड़ों में देखने को मिलती है, जिन्हें दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे फ्लैट और फेल्ट कहा जाता है। तो इस सिम लाइनों के लिए जीन्स मुख्य उदाहरण है। अगला उदाहरण है मॉक फ्रेंच सिम। एक सिरे से 2.5 सेंटीमीटर पर स्टिच लाइन निकालें। ये ए फ्रेंच सिम की तरह है, लेकिन सभी कपड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहुत ही शेयर कपड़े इस्तेमाल हो सकते हैं या समान फिनिश से स्टिच किया जा सकता है। ये सिम के 2 लेयर्स है। हर परत को भीतर की ओर आधे में फोल्ड करें। दोनों लेयर्स को एक साथ ब्लॉक करें और इसे फोल्ड किए हुए हिस्से के किनारे पर टॉप स्टिच दें। सिम की ये प्रक्रिया आपकी सिम लाइन के लिए थोड़ी मोटी फिनिश देगी। तो हमेशा इस सिम लाइन को बहुत ही पतले या छितरे कपड़े पर इस्तेमाल करें। लेकिन ये फ्रेंच सिम से ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि इसे बहुत सी सख्ती से बंद किया गया है। फैशनेबल सिम का दूसरा उदाहरण है लैप्ड सिम। 20 बाय 20 सेंटीमीटर साइज का नमूना लें। एक एज से 2.5 सेंटीमीटर पर स्टिच लाइन निकालें। सीम लाइन स्टिच करें। एक परत को दूसरी ओर मोड़ें। आप देख सकते हैं कि अतिरिक्त कपड़ा एक तरफ है और उस साइड को टॉप स्टिच के तौर पर रखना है। वह आपके पिछली स्टिच लाइन और अलाउंसेस के बहुत नजदीक होनी चाहिए। सीम सीखने के लिए हम जो भी ले रहे हैं, गारमेंट में भी वैसा ही नहीं होगा। कपड़े की आवश्यकता और डिजाइन के हिसाब से वह बदलेगा।
लेकिन इस बेसिक स्टिचिंग में आप सिर्फ स्टिचिंग प्रक्रिया ही सीखेंगे। तो ये आपकी फैशनेबल सीम है, लेकिन आपको हमेशा सही फिनिशिंग या उचित कपड़े के लिए ये उचित सीम ही चुननी है। अब हमें सीम फिनिशेस के बारे में सीखना है। आपके स्टिच करने के बाद बचा हुआ हिस्सा वह कपड़ा है जो आपके द्वारा गारमेंट पहनने के बाद उधेड़ हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी कपड़े या किसी भी गारमेंट के लिए सीम फिनिश देनी है। यहाँ आप पिंक सीम देख सकते हैं। आपको सीजर इस्तेमाल करनी होगी जिसके दांत जिगजैग या घुमावदार शेप के होंगे। इससे आपकी सीम को सजावटी फिनिश मिलेगी और उसे ना उधेड़ने वाले कपड़ों या कम उधेड़ने वाले कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक सीम फिनिश जिसका हम अनुसरण करते हैं वह है ओवरलॉकिंग। ये ओवरलॉक फिनिश है। ये सब आपकी मशीन पर निर्भर होता है कि आपके पास कौन से प्रकार की ओवरलॉकिंग मशीन है। हमारे पास 3 और 5 धागों वाली मशीनें ओवरलॉकिंग के लिए उपलब्ध है। तो ये आप किस प्रकार की मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर निर्भर होता है। सीम करने के बाद आपको इस मशीन की मदद से कपड़े की हर परत को फिनिश करना होता है। ये लॉकिंग स्टिच है जिसमें 4 से 5 धागे होते हैं। ये आपको बढ़िया सजावटी लुक देती है। और अगर वह महंगा और पारदर्शी प्रकार का कपड़ा होगा तो आपको हमेशा कपड़े के रंग जैसा धागा चुनना चाहिए। तो ये वह फिनिश है जिसे विशेष मशीन की मदद से किया जाना चाहिए, जिसे ओवरलॉकिंग मशीन कहते हैं। अगला नमूना है टर्न एंड स्टिच, जो आपकी सीम के लिए सिम फिनिश है। 2 लेयर्स के कपड़े पर एक किनारे से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सीम लगाएं। सीम फिनिशिंग मुख्य रूप से कपड़े को उधड़ने से बचाने के लिए होती है। टर्न एंड स्टिच सीम के फिनिशों में से एक है। पहले आपको सीम फिनिश करनी होती है। सीम अलाउंसेस के कच्चे किनारे के हिस्से पर प्लेन सीम फिनिश करें। लगभग 0.5 सेंटीमीटर की थोड़ी फोल्डिंग करके हर पीस को पलटे और फोल्डिंग पर सेंटर स्टिच करें। अब दूसरी ओर भी आपको आधा सेंटीमीटर की फोल्ड करनी है। ओवरलॉकिंग ये सीम फिनिश का सबसे आसान रूप है, लेकिन अगर आपके पास वह मशीन ना हो तो आप टर्न एंड स्टिच कर सकते हैं। ये कपड़े की फ्रेम की टॉपिंग करने का भी सबसे आसान तरीका है और आप यहाँ फिनिश की गई सीम देख सकते हैं और इसे टर्न एंड स्टिच कहा जाता है। अब डार्ट्स को देखते हैं। डार्ट और कुछ नहीं बल्कि गारमेंट के बर्स्ट और हिप क्षेत्रों में बॉडी को संतुलित शेप प्रदान करने के लिए एक स्टिचिंग प्रक्रिया है और ये मुख्य रूप से गारमेंट की कर्विंग करने और गारमेंट को सटीक 3D रूप देने के लिए होती है। हमारे पास सिंगल डार्ट और डबल डार्ट या जिसे आप फिश डार्ट कह सकते हैं वह है। तो चलिए सिंगल डार्ट से शुरू करते हैं। एक नमूना ले, सेंटर लाइन ले। ये सेंटर लाइन है। आप सेंटर पॉइंट से हर तरफ लगभग 15 सेंटीमीटर की मार्किंग और 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले सकते हैं। डार्ट मार्किंग हमेशा ड्राफ्टिंग प्रक्रिया का हिस्सा होती है। माप और पैटर्न के अनुसार हम डार्ट के शेप के कैलकुलेट करेंगे और डार्ट का शेप बनाएंगे, जिसे इस तरीके से बनाया जाना चाहिए।
नमूने के लिए आप किसी भी साइज की डार्ट लंबाई और डार्ट चौड़ाई ले सकते हैं। आप सेंटर लाइन पर एक पतला ट्रायंगुलर शेप देख सकते हैं। सेंटर लाइन को सटीक रूप से फोल्ड करें और स्लांट लाइन पर एक स्टिच दें, जिसे डार्ट की लंबाई खत्म होने के बिंदु से 1 सेंटीमीटर पर मार्क किया गया है। सिंगल डार्ट और कुछ नहीं बल्कि एक दिशा दर्शक डार्ट है। इससे आपको एक वी साइज की स्टिच मिलेगी। डार्ट को पॉइंटेड क्षेत्र में लॉक नहीं किया जाना चाहिए, और अगर आप कपड़े को खोलते हैं तो आप गारमेंट का शेप बना सकते हैं। आपके गारमेंट पर कर्व बनाना, इस तरह से हम आपके हिप और बस्ट एरिया के लिए शेप बनाते हैं। मुख्य रूप से स्कर्ट, क्रॉप टॉप्स आदि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब फिश डार्ट पर काम करते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि डबल डार्ट है। रेक्टेंगल शेप का एक नमूना लें। उदाहरण के लिए 15 बाय 25 सेंटीमीटर। नमूना पीस का सेंटर पॉइंट ले। जब भी फिश डार्ट की बात होती है तो वह ऊपर और नीचे की तरफ कंटिन्यूअस डार्ट होता है। मुख्य रूप से वन पीस गारमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कुर्ता। तो यहाँ हमें हर तरफ सेंटर पॉइंट मिलता है, जिसकी चौड़ाई हर तरफ 1 सेंटीमीटर है और ऊपर नीचे 9 सेंटीमीटर हो सकता है। जब आप सभी लंबाई और चौड़ाई के बिंदुओं को मिलाते हैं, तब आपको हीरे का शेप मिलता है। सेंटर लाइन को आधे में पकड़े और आपके डार्ट के तिरछे शेप में डार्ट के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक डार्ट को स्टिच करें। ऊपर की ओर और नीचे की ओर कंटिन्यूएशन डार्ट को फिश डार्ट कहा जाता है। इस डार्ट को मुख्य रूप से वेस्ट लाइन को शेप प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़िया फिटिंग और शेप पाने के लिए फिश डार्ट सबसे अच्छा तरीका है।